शामदीद। आज हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के एक ऐसे सेक्टर का गहराई में जायजा लेंगे जो हर घर, हर दफ्तर और हर फैक्ट्री की बुनियाद में मौजूद है, लेकिन अक्सर नजरों से ओझल रहता है। केबल्स और इलेक्ट्रिकल गुड्स सेक्टर। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक ऐसी कहानी है जो आप कह सकती हैं एक मुस्तकिल कशमकश में है। एक तरफ अर्बनाइजेशन और तवानाई की बढ़ती हुई जरूरियात हैं, यानी बेपनाह मौके हैं। जी मौके, और दूसरी तरफ इंपोर्ट पर इन्हिसार, करेंसी की बेकदरी और सख्त मुकाबले का शदीद दबाव है। तो आज हम इसी कशमकश को समझने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि इस मैदान में कौन सी कंपनियां जीतने के लिए बेहतर पोजीशन में हैं। चलें इस दिलचस्प मौजू की गहराई में उतरते हैं। जरूर। तो आइए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं कि ये सेक्टर मईशत का आईनादार है, तो इसका अमली मतलब क्या है? देखें, इसका मतलब ये है कि ये एक इनेबलिंग सेक्टर है। ये खुद कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनाता, बल्कि दूसरे तमाम सेक्टर्स को चलाने के लिए जरूरी सामान फराहम करता है। अच्छा। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी LSM में इसका हिस्सा तकरीबन कोई 2.5% के करीब है। जो कि सुनने में बहुत बड़ा नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन इसकी अहमियत इस अदद से कहीं ज्यादा है। इसके बगैर तो ना कोई फैक्ट्री चल सकती है, ना कोई घर रोशन हो सकता है। ये मईशत का वो पोशीदा इंजन है जो बाकी तमाम पहियों को घुमाता है। तो क्या ये कहना ठीक होगा कि जब हुकूमत नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जैसे बड़े मंसूबों का ऐलान करती है, या सीपैक के तहत नए सनती जोन्स की बात होती है, जी, तो सरमायाकारों को पहली ईंट रखे जाने से पहले ही पाकिस्तान केबल्स या फास्ट केबल्स जैसी कंपनियों पर नजर रखनी शुरू कर देनी चाहिए? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। माशी इस्तिलाह में हम इसे साइक्लिकल सेक्टर कहते हैं। इसकी किस्मत सीधी सीधी माशी सरगर्मियों से जुड़ी है। अच्छा। जब शरह सूद कम होती है, तामीराती सरगर्मियां उरूज पर होती हैं, तो इस सेक्टर की मसनूआत की तलब आसमान से बातें करने लगती है। लेकिन इसमें एक लेकिन भी तो होगा। जी, एक पहलू ये भी है कि मंसूबे के ऐलान और हकीकी डिमांड पैदा होने में वक्त लगता है। तो ये देखना जरूरी है कि ये मंसूबे सिर्फ कागजों पर हैं या जमीन पर भी उतर रहे हैं। सही। ये तो हुई माइशत से उसके ताल्लुक की बात। अब जरा इस सेक्टर की मसनूआत की दुनिया में झांकते हैं। ये सिर्फ घर की वायरिंग तक तो महदूद नहीं होगा? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे ये बात बड़ी दिलचस्प लगती है कि एक ही कंपनी आपके फोन चार्जर की छोटी सी तार से लेकर नेशनल ग्रिड के लिए एक बहुत बड़े ट्रांसफार्मर तक सब कुछ बना रही हो सकती है। ये एक बेहतरीन सवाल है, और यहीं पर इन कंपनियों के हिकमत अमली का फर्क वाजे होता है। हम इसे 4 बड़े हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। ठीक है। पहला और सबसे नुमायां वायर्स और केबल्स हैं। इसमें भी रिहायशी वायरिंग है, कमर्शियल वायरिंग है, और फिर हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल केबल्स हैं। अच्छा, इनमें फर्क क्या है? जो फैक्ट्रियों और पावर ट्रांसमिशन लाइनों के लिए होती हैं, वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया है। वहाँ दाखिले की रुकावटें बहुत ज़्यादा हैं। और बाकी 3 हिस्से? दूसरा हिस्सा इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज का है, यानी स्विच, सॉकेट, सर्किट ब्रेकर। ठीक है। तीसरा हिस्सा बहुत अहम है, जिसे पावर इक्विपमेंट कहते हैं, बड़े ट्रांसफार्मर्स, स्विच गियर वगैरह। ये वो सामान है जो बिजली पैदा करने से लेकर आपके घर तक पहुंचाने के पूरे निजाम में इस्तेमाल होता है। और चौथा? और चौथा हिस्सा होम अप्लायंसेस का है, रेफ्रिजरेटर, AC, वॉशिंग मशीन जैसी चीजें। तो ये तमाम चीजें बनाने के लिए जो खाम माल इस्तेमाल होता है, उसकी कहानी क्या है? दिलचस्प से ज्यादा ये इस सेक्टर की सबसे बड़ी कमजोरी और चैलेंज है। इन तमाम मसनूआत की जान 2 धातुओं में है, कॉपर यानी तांबा और एल्यूमिनियम। और ये दोनों? बदकिस्मती से ये दोनों ही बड़ी मिकदार में इंपोर्ट किए जाते हैं। इसके अलावा इंसुलेशन के लिए इस्तेमाल होने वाला PVC, प्लास्टिक, ये सब भी ज्यादातर दरामदी हैं। ओह, इसका मतलब तो ये हुआ कि इन कंपनियों की किस्मत कराची में कायम उनकी फैक्ट्रियों से ज्यादा बिल्कुल लंदन मेटल एक्सचेंज और स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी से जुड़ी हुई है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक 2-धारी तलवार है। एक तरफ जब आलमी मंडी में कॉपर की कीमत बढ़ती है तो इनकी लागत बढ़ जाती है, और दूसरी तरफ अगर रुपया कमजोर होता है तब भी इनकी लागत बढ़ जाती है। इन कंपनियों के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान यही होता है कि वो इस दोहरे दबाव को कैसे बर्दाश्त करती हैं। और क्या वो ये बोझ अपने सारिफिन पर मुंतकिल कर पाती हैं या नहीं? जी बिल्कुल, यही सवाल है। अब आते हैं उन खिलाड़ियों की तरफ जो इस मैदान में मुकाबला कर रहे हैं। खास तौर पर वायर्स और केबल्स के शोबे में जहां मुकाबला सबसे ज्यादा नजर आता है, वहां कौन आगे है?
دیکھیں اس مارکیٹ پر 3 بڑے ناموں کا غلبہ ہے۔ مارکیٹ شیئر کے لحاظ سے فاسٹ کیبلز تقریباً 26% کے ساتھ سر فہرست ہے۔ فاسٹ کیبلز؟ جی، اس کے بعد نیو ایج کیبلز ہیں جن کا حصہ تقریباً 22% ہے، اور تیسرے نمبر پر ایک بہت پرانا اور بڑا نام پاکستان کیبلز جو تقریباً 17% مارکیٹ شیئر رکھتا ہے۔ یعنی یہ تینوں مل کر مارکیٹ کا 2/3 سے زیادہ حصہ کنٹرول کرتے ہیں۔ بالکل۔ ذرائع میں فاسٹ کیبلز کے حوالے سے ایک بہت دلچسپ واقعہ بھی بتایا گیا ہے۔ جی، اور وہ گوریلا مارکیٹنگ کی ایک شاندار مثال ہے۔ ایک صارف کا ذاتی تجربہ بتایا گیا ہے کہ جب وہ کیبل خریدنے گئے تو ڈیلر نے کیا کیا؟ اس نے گاہک کے سامنے لائٹر سے کیبل کو آگ لگا دی اور کیبل نے آگ نہیں پکڑی۔ ارے واہ! اس قسم کا اعتماد آپ لاکھوں روپے کے ٹی وی اشتہار سے نہیں خرید سکتے۔ یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ گلی محلے کی سطح پر کوالٹی کی جنگ کتنی شدید ہے۔ صحیح۔ اور انہوں نے کوئی QR کوڈ سسٹم بھی متعارف کرایا ہے؟ جی، فاسٹ تصدیق کے نام سے، تاکہ صارف اصلی اور نقلی پروڈکٹ میں فرق کر سکے۔ یہ برانڈ پر اعتماد کی جنگ تو B2C یعنی عام صارف کی مارکیٹ میں ہے، لیکن جب پیل جیسی کمپنی کسی پاور یوٹیلیٹی کو ایک بہت بڑا ٹرانسفارمر بیچ رہی ہو، جی، تو کیا وہاں بھی اعتماد اسی طرح بنتا ہے یا وہاں کھیل کے اصول بالکل مختلف ہیں؟ آپ نے ایک بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہیں پر ان کمپنیوں کی حکمت عملیوں کا فرق واضح ہوتا ہے۔ پارک الیکٹران یعنی پیل کے 2 الگ الگ کاروبار ہیں۔ اچھا۔ ایک طرف ان کا اپلائنسز ڈویژن ہے جو عام صارفین کو AC اور ریفریجریٹر بیچتا ہے، وہاں برانڈنگ اور ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک اہم ہے۔ دوسری طرف ان کا پاور ڈویژن ہے جو حکومت اور بڑی کمپنیوں کو سامان بیچتا ہے۔ بالکل۔ اس B2B مارکیٹ میں لائٹر جلا کر کوالٹی ثابت نہیں کی جا سکتی۔ یہاں دہائیوں پر محیط ٹریک ریکارڈ، تکنیکی مہارت اور بین الاقوامی سرٹیفیکیشنز کی بنیاد پر اعتماد بنتا ہے۔ اور پاکستان کیبلز اور سیمنز جیسی کمپنیاں اس تصویر میں کہاں فٹ ہوتی ہیں؟ پاکستان کیبلز، جو امیر چنائی گروپ کا حصہ ہے، بنیادی طور پر کیبلز کے کاروبار پر ہی توجہ مرکوز رکھتی ہے، اور وہ B2B اور B2C دونوں میں مضبوط ہے۔ اور سیمنز؟ جبکہ سیمنز ایک بالکل مختلف، اونچی اور زیادہ منافع بخش گیم کھیل رہی ہے۔ وہ عام کیبلز یا ٹرانسفارمرز سے زیادہ انرجی مینجمنٹ، ڈیجیٹل فیکٹری سولوشنز اور سمارٹ بلڈنگ ٹیکنالوجی جیسے جدید شعبوں پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ اور ویوز؟ وہ تو خالصتاً کنزیومر برانڈ ہے۔ جی، ویوز خالصتاً ایک کنزیومر کمپنی ہے جو ہوم اپلائنسز، خاص طور پر ڈیپ فریزرز میں مارکیٹ لیڈر ہے۔ ان کی کامیابی کا انحصار لوگوں کی جیب میں موجود پیسوں پر ہے۔ اس سے ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے پاکستان میں بڑے تعمیراتی گروپس کو سیمنٹ اور اسٹیل کے کاروبار میں آتے دیکھا ہے۔ جی، تاکہ وہ اپنے پروجیکٹس کی سپلائی چین کو کنٹرول کر سکیں۔ تو کیا چیز انہیں کیبلز بنانے سے روک رہی ہے؟ کیا پاکستان کیبلز جیسی کمپنیوں کا یہ قلعہ واقعی محفوظ ہے؟ یہ اس سیکٹر کے لیے $1 ملین کا سوال ہے۔ عالمی سطح پر بھی یہی رجحان دیکھا گیا ہے۔ جب کوئی بڑا گروپ جس کے پاس بہت زیادہ کیش فلو ہو، جیسے کوئی سیمنٹ یا انفراسٹرکچر کمپنی، وہ اس سیکٹر میں داخل ہونے کا فیصلہ کرتی ہے تو مسابقت کی پوری فضا ہی بدل جاتی ہے۔ وہ اپنے موجودہ کاروبار سے پیدا ہونے والی نقدی کو ایک نئے منافع بخش شعبے میں لگانا چاہتے ہیں، اور جب وہ آتے ہیں تو وہ مارکیٹ شیئر حاصل کرنے کے لیے قیمتوں کی جنگ شروع کر دیتے ہیں، جسے انڈر کٹنگ کہتے ہیں۔ بالکل، اور اس کا براہ راست اثر تو موجودہ کمپنیوں کے مارجنز پر پڑتا ہے۔ شدید دباؤ پڑتا ہوگا۔ بہت شدید۔ انہیں اپنی پوزیشن برقرار رکھنے کے لیے اشتہار بازی اور مارکیٹنگ پر بھی زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ وہ کیا؟ اس سیکٹر کے تمام حصے اس نئی مسابقت کے لیے یکساں طور پر کھلے نہیں ہیں۔ آپ کا اشارہ B2B اور B2C کے فرق کی طرف ہے؟ بالکل جی، وائرز کا جو حصہ ہے جو زیادہ تر B2C ماڈل پر ڈیلرز اور ریٹیلرز کے ذریعے فروخت ہوتا ہے، اس میں داخل ہونا نسبتاً آسان ہے۔ اچھا۔ یہاں برانڈ بنانے اور ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک قائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن تکنیکی رکاوٹیں کم ہیں۔ نئے کھلاڑیوں کے لیے یہ حصہ زیادہ پرکشش ہو سکتا ہے۔ اور B2B کیبلز کا قلعہ وہ کتنا محفوظ ہے؟ وہ قلعہ کافی مضبوط ہے۔ جو کیبلز بڑے صنعتی، توانائی یا تعمیراتی منصوبوں میں استعمال ہوتی ہیں، وہ B2B مارکیٹ میں آتی ہیں۔ یہاں داخل ہونا انتہائی مشکل ہے۔ کیوں؟
मुश्किल क्यों है? हर प्रोडक्ट के लिए सख्त टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल और मुख्तलिफ कौमी और बैनुल-अक़वामी इदारों से मंजूरियों का एक तवील मल होता है। इसमें 2 से 3 साल भी लग सकते हैं। ओह, 2 से 3 साल। जी, इसलिए जो कंपनियां इस हिस्से में मजबूत हैं, जैसे PEL अपने पावर डिवीजन में, वो नई मुसाबकत से काफी हद तक महफूज रहती हैं। लेकिन ये किला कितना मजबूत है? अगर कोई बड़ा ग्रुप ये 2 से 3 साल की तकलीफ बर्दाश्त करने का फैसला कर ले और फिर कम कीमतों के साथ मार्केट में आ जाए तो क्या होगा? ये मुमकिन है, लेकिन बहुत मुश्किल। इसकी वजह यह है कि वाप्टा, के इलेक्ट्रिक या बड़ी सनती इकारियों जैसे क्लाइंट्स के साथ ताल्लुकात और एतमाद दहाइयों में बनता है। सही। वो किसी नए खिलाड़ी पर आसानी से भरोसा नहीं करते जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड ना हो। उनके लिए केबल का फेल होना सिर्फ एक माली नुकसान नहीं, बल्कि पूरे ऑपरेशन के रुक जाने का खतरा है। बिल्कुल, जिसे वो मोल नहीं ले सकते। इसलिए कायमशुदा नामों का ये दिफाई हिसार तोड़ना किसी भी नए खिलाड़ी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सही। इस सारी गुफ्तगू की रोशनी में अगर कोई इस सेक्टर का तजिया कर रहा है तो उनकी चेकलिस्ट पर क्या होना चाहिए? चंद अहम मैट्रिक्स हैं जो इस सेक्टर की हकीकी सेहत को जाहिर करते हैं। सबसे पहले, खाम माल की कीमतें। सिर्फ लंदन मेटल एक्सचेंज पर कॉपर की कीमत ना देखें, बल्कि ये भी देखें कि कंपनी ने इस खतरे को हेज कैसे किया है। बिल्कुल, क्या इनके पास तवील मुद्दती सप्लाई के मुआहदे हैं या वो रोजाना की कीमतों के रहमो करम पर हैं? दूसरा यकीनन करेंसी की शरह होगी। जी, और इसे बराह रास्त कंपनी के ग्रॉस मार्जिन से जोड़कर देखना चाहिए। रुपए की हर गिरावट इनकी मार्जिन्स को कितना मुतासिर करती है। तीसरा मुआशी इशारे हैं। शरह सूद में तब्दीली का हाउसिंग फाइनेंस और तामीराती सरगर्मियों पर क्या असर पड़ रहा है। और चौथा, कंपनी की अपनी हिकमत अमली। अच्छा, कंपनी की सतह पर किन चीजों को देखना चाहिए? 2 चीजें बहुत अहम हैं। एक, कंपनी का कैपेक्स, यानी नई मशीनरी और पैदावारी सलाहियत में सरमायाकारी। जो कंपनी मुसलसल कैपेक्स कर रही है वो मुस्तकबिल की डिमांड पर एक बड़ी शर्त लगा रही है। और दूसरी चीज? दूसरा और सबसे अहम, मार्जिन्स का इस्तेहकाम। क्या कंपनी बढ़ती हुई लागत और मुकाबले के बावजूद अपने मुनाफे के मार्जिन्स को बरकरार रख पा रही है? क्या वो लागत का बोझ सारिफ पर डालने की ताकत रखती है? ये उनकी ब्रांड पावर का असल इम्तिहान है। तो खुलासा ये है कि केबल्स और इलेक्ट्रिकल गुड्स का सेक्टर एक पेचीदा और दिलचस्प मैदान है। ये मईशत की तरक्की का इंजन भी है और इसकी कमजोरियों का शिकार भी। बिल्कुल, इसमें कायमशुदा खिलाड़ियों के मजबूत कले भी हैं और नए आने वालों के लिए खुले मैदान भी। ये एक ऐसा सेक्टर है जहां सरमायाकारी का फैसला करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि कंपनी इसके किस हिस्से में काम कर रही है। जी, क्या उसका इन्हिसार चंद बड़े B2B प्रोजेक्ट्स पर है या लाखों छोटे B2C सार्फिन पर, और वो खाम माल की कीमतों के समंदर में अपनी कश्ती को किस महारत से चलाती है। आज की गुफ्तगू को खत्म करते हुए एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे पाकिस्तान काबिल तजदीद तवन्नाई यानी रीन्यूएबल एनर्जी और अपने पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद बनाने की तरफ बढ़ेगा, जिसके लिए बहुत बड़ी मिकदार में नई जदीद केबल्स और इलेक्ट्रिकल सामान की जरूरत होगी, क्या इस तब्दीली की लहर का सबसे बड़ा फाते कोई मौजूदा बड़ा खिलाड़ी होगा जो अपनी पोजीशन का फायदा उठाएगा, या कोई नया और गैर मुतवक्के दावेदार उभर कर सामने आएगा जो जदीद टेक्नोलॉजी के बुलबूते पर इस पूरी मार्केट का नक्शा ही बदल देगा?